नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि चीन के बारे में इतना ज़्यादा जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हमें एक उसका दूसरा पहलू भी दिखाना है कि वो कैसे दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया कि आज वो दुनिया को दिशा और दुर्दशा दोनों देने में सक्षम हो गया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो हम आपको थोड़ा-सा पीछे ले चलेंगे। हम चलते हैं 1980 के दशक में, जब भारत का एक्सपोर्टेशन और प्रोडक्शन दोनों चाइना से ज़्यादा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना 30 इयर्स में अपने आप को इतना ज़्यादा आगे ले गया कि वो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका, उसको भी टक्कर देने लगा। लेकिन भारत में ऐसा क्या हो गया कि हम लोग आज भी उन्हीं मुद्दों पे उलझ रहे हैं। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं और आज भी विकास पूरी तरह से मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। तो ऐसा क्या हो गया? तो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या-क्या चीज़ें इजाद की, जिसकी वजह से वो दुनिया की एक डिसाइडिंग फैक्टर वाली इकोनॉमी बन पाए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन है, उसको बहुत तेज़ी से बिल्ड किया। इतना तेज़ी से बिल्ड किया, अपना सारा का सारा फोकस प्रोडक्शन पे लगा दिया। अब होता क्या है, आज की जो इकोनॉमी है उसका आप अध्ययन कीजिए। क्या पाएँगे आप? दुनिया की 80% एयर कंडीशन चाइना बना रहा है। 70% मोबाइल फोन पूरी दुनिया के, 60% जूते, 74% जो सोलर पैनल होते हैं वो चाइना में बन रहे हैं। दुनिया की 60% जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो चाइना में हो रहा है। दुनिया का 50% कोल प्रोडक्शन, 45% शिप बिल्डिंग मटेरियल और 50% स्टील प्रोडक्शन दुनिया भर का चाइना में बन रहा है। 50% जो एप्पल प्रोडक्शन है वो भी चाइना कर रहा है। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि उसने जो अपनी कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। समझ रहे हैं आप लोग? आज भी आप चाइना में जाएंगे तो उनका अपना गूगल है, अपना फेसबुक है, अपना ट्विटर है। ट्विटर को उन्होंने वीवो से रिप्लेस कर दिया, फेसबुक को दूसरी चीज़ों से। ऐसे ही जो गूगल है उसको यूसी ब्राउज़र और उनका अलग ही ब्राउज़र है। तो इन सब चीज़ों में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आइए हम जानते हैं उन कुछ फैक्टर्स के बारे में जिनमें चीन ने काम किया और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया, और इतना ज़्यादा बढ़ाया कि चाहे वो वहाँ की जीडीपी हो, पर कैपिटा इनकम हो, या फिर वहाँ का एक्सपोर्टेशन हो, हर चीज़ को उन्होंने इम्प्रूव किया और वर्ल्ड लेवल पे लाए। तो सबसे पहला है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। पहला नियम इन्होंने क्या बनाया कि कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो उसका मास प्रोडक्शन कर देते हैं लोग। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, एकदम उसको इतने बड़े लेवल पे बना देते हैं कि उसका जो प्राइस है वो अपने आप घट के बहुत कम हो जाता है, और फिर जो छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे उसको भेज देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, मास प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि वो उसकी डंपिंग करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा माल मार्केट में उतार देते हैं और इतना सस्ता उतार देते हैं कि वहाँ की जो लोकल मार्केट होती है वो एकदम बेकार हो जाती है और हर जगह पे चाइना माल छा जाता है। आज हम लोग क्या करते हैं, दिवाली आती है तो झालर के लिए एक कैंपेन चलाते हैं कि चाइना माल मत खरीदो, चाइना माल मत खरीदो। लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लोगों को जब सस्ता मिल रहा है तो उन्हें चाइना, कोरिया, इंडिया, इससे क्या मतलब है? उन्हें चार पैसा बच रहा है। तो चार पैसा ये लोग कैसे बचाते हैं? इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं कि फिर उनको ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि इसकी कॉस्ट क्या रखें। वो सबसे निचले कॉस्ट पे लाके अपनी डंपिंग करवा देते हैं छोटे छोटे देशों में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में बैठी कोई कंपनी, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपना सब कुछ रुपया लगाता है इनोवेशन पे, उसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार करता है, फिर उसमें आईपीआर वगैरह सेट करता है, फिर उसकी कॉस्ट सेट करता है, फिर उसको मार्केट में उतारता है। अब इतना मेहनत करता है, यानी कि प्रोडक्ट के लॉन्च के पहले ही उसने काफ़ी ज़्यादा रुपया खर्च कर दिया होता है, और बाद में उसको जब उतारता है तो एक अच्छे खासे प्राइस पे उतारता है। लेकिन चाइना वाले क्या करते हैं, ये लोग क्या किए, वहाँ से खरीदे और उसको खोले, उसमें देखे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और बाद में सेम उसी तरह का थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके उसको बना लिए। अब इसमें क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें बच गई। उनको नया इंटेलेक्चुअल नहीं लगाना पड़ा, उनको नई इनोवेशन नहीं लगानी पड़ी, और ना ही उसका कॉस्ट लगाना पड़ा, वो सब बच गया। बस उसी में थोड़ा हेर फेर करके मास प्रोडक्शन कर दिया और उसको उतार दिया। अब वो जो मेन प्रोडक्ट था वो रह गया, और जो इनका प्रोडक्ट था उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो ये इनकी दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। तीसरी स्ट्रेटजी पे चलते हैं, क्या होती है? तो तीसरे नंबर पे आता है कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। यानी कि इनका जो लेबर होता है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड होता है कि वो अच्छे से काम करके प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप घटा देता है।
तो अपने इंडिया में क्या होता है, चीप लेबर जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, स्किल्ड लेबर चाहिए, उनको इफेक्टिव लेबर चाहिए, प्रोडक्टिव लेबर चाहिए। लेकिन अपने यहाँ इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सीधे आउटपुट पे आते हैं। जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेबर की जो स्किल है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से भी हम लोग इतना पीछे रह गए। तो चौथी स्ट्रेटजी है उनकी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। उन लोगों ने इतना ज्यादा एक ही काम को कर करके अपने मैन पावर को लगा लगा के इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस्ड बना दिया है, इतना ज्यादा उसकी एग्जैक्टनेस बढ़ा दिया है कि अब वो उस काम को करेगा, जो गलती करने की संभावना है वो एकदम जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम उनको दिया जाता है वो इतना अच्छे से उसको निपटाते हैं कि फिर गलती करने की संभावना जीरो है और प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी उनकी इकोनॉमी ग्रो करती चली जा रही है। अगली जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, स्टेबिलिटी। अब अपने इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन हुए और कोई आती है गवर्नमेंट जो प्रो बिजनेस होती है, और कोई गवर्नमेंट आती है, अगली गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ होती है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनका मनोबल टूटता है। अपने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और ना ही सरकारें मोटिवेट करती हैं। अभी थोड़ा सा जो मोदी सरकार है ये फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन बाकी सरकारों में ऐसा नहीं रहा है। जो इनोवेशन हुए हैं उन पे इतना ध्यान दिया ही नहीं गया है, इस वजह से भी ऐसा हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे अगर कंपनी कोई जाती है इन्वेस्ट करने या खुद की कंपनी कोई खड़ी करता है तो उससे पता है कि उसको एक अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, एक ग्रो करने का एक रास्ता मिलेगा, और कोई रुकावटें नहीं आएंगी। सरकार जो बन गई है वही रहनी है, और सरकार भी प्रो बिजनेस वाली है। वहाँ पे हर चीज वो पूंजीवाद है, वहाँ पे साम्यवाद है, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा हमें हर चीज को रुपए से तौलते हैं। और अपने इंडिया में क्या है कि अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग विचारधारा आती है, जिसकी वजह से कंपनियां डरती हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कैसे हो जाए। और एक बात ये एकदम पत्थर की लकीर है कि अगर आपको या अपने देश को ग्रो करना है तो आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। आप नौकरशाहों की दम पे अपने देश को आउटर वर्ल्ड से compete नहीं करा सकते। तो आइए हम चलते हैं अगली स्ट्रेटजी पे जो चाइना ने अपनाया। अगला जो उनका मेन फैक्टर है वो क्या है, एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, अपने यहाँ की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें आ नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग पीछे रहते चले जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, हर चीज़ को ग्लोबल लर्निंग प्रैक्टिस से चालू किया है। जो भी ग्लोबली हो रहा है उसको अपने नागरिकों को दिया है। वहाँ की सरकारों ने क्या किया है, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसको बिजनेस ओरिएंटेड बनाया है। उसको ये ऐसे बनाया है कि वो खुद में अपने आप को ग्रो कर सके, वो सरकारों पे डिपेंड ना रह सके। ऐसा माहौल दिया है वहाँ पे। अपने एजुकेशन में क्या है, एक ऐसी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं जो रियल लाइफ से एकदम कनेक्ट नहीं करती है। हाँ, अगली स्ट्रेटजी क्या है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है, एक डेट्रॉइट शहर है। डेट्रॉइट कार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, उसको कहते हैं मोटर सिटी। न्यूयॉर्क फाइनेंस हब के लिए प्रसिद्ध है, और सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, हर एक जिले को एक चीज के लिए एकदम डेडिकेट कर दिया कि अब आपको यही करना है, आपको और कुछ करना ही नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, आपको केवल उसी में महारत हासिल करनी है और उसी को प्रोड्यूस करना है, उसी को एक्सपोर्ट करना है। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बिजनेस की क्लस्टरिंग होती चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें एग्जैक्टनेस आती चली गई, शार्पनेस आती चली गई। वहाँ के जो लेबर थे वो और ज़्यादा स्किल्ड होते चले गए अपनी अपनी फील्ड में। जो उनका मैसिव प्रोडक्शन था वो और तेज़ी से बढ़ता चला गया। ट्रेनिंग पे फोकस किया, फाइनेंसिंग पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, लर्निंग पे फोकस किया, और हर चीज़ को बिजनेस ओरिएंटेड बनाया। तो अगला है कास्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो पावर है, पावर सप्लाई है, यानी कि बिजली है, उसका कास्ट वहाँ पे बहुत कम है। अपने इंडिया में क्या है, एवरेज जो कास्ट ऑफ पावर है वो 9 रुपीज़ पर किलोवाट है, जबकि चाइना में क्या है, एवरेज कास्ट ऑफ पावर क्या है, वो 3 रुपीज़ पर किलोवाट है। और वहाँ पे 24/7 हमेशा बिजली दी जाती है। बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम अगर चलाने हैं आपको तो ये सब आपको करना पड़ता है। आप पावर ही नहीं देंगे तो बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी वो कैसे चलेंगी। तो अपने यहाँ पे ऐसा है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एवरेज जो कॉस्ट आता है वो 9 रुपीज़ पर किलोवाट आता है। इसकी वजह से भी एक डिस्करेजमेंट मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बिजनेसमैन को। तो इस वजह से भी चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका अगला फैक्टर क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उनके रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज और रेलवेज, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छी हो गई है। और एक चीज़ और, उनका जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी कंपनी होती है, उसका विजन ही होता है 25 ईयर्स का।
मतलब वो 2-4 साल 5 साल का नहीं सोच के चलते हैं। वो 25 साल बाद हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, 25 साल बाद हमारा देश कहाँ पे होगा, उस हिसाब से काम करते हैं और उस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, जिसका आज उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। तो एक यह भी बात है, अपना इंडिया इस मामले में अभी बहुत पीछे है। अपने इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब अपने इंडिया में क्या होता है, सरकारें बनती हैं, वो तुष्टीकरण के हिसाब से काम करती हैं, अपीजमेंट करती हैं, भाई भतीजावाद करती हैं। अगर उन्होंने कोई गवर्नमेंट स्कीम चलाई तो उसमें भी उनका वोट बैंक वाला होता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, उनको हर चीज़ अपने बिजनेस के ग्रो करने के हिसाब से करनी है। और लास्ट है गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप। अब वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि वहाँ साम्यवाद रहता है, वन पार्टी रूल है। तो जो भी कंपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है या कोई नया इंटरप्रेन्योरशिप करता है तो उसको कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। वो क्या करता है, उसे पता है कि यहाँ पे सरकार नहीं बदलने वाली है और सरकार भी जो है वो प्रो बिजनेस है, प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे में पार्टनरशिप कर ली, सरकार ने और इंडस्ट्रीज ने। तो अब जो भी काम करना है उनको बिजनेस के हितों को ध्यान में रख के करना है। अभी देखिए, आपने समझा होगा कि जो पाकिस्तान से होकर इनका वन बेल्ट वन रोड वाला था, वो भी बिजनेस ओरिएंटेड ही प्रोग्राम था। इनके जितने भी होते हैं, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्कीम को आपस में मिला के काम करते हैं। इस वजह से भी वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने यहाँ पे कंपनीज को साथ नहीं मिल पाता है, सरकारें साथ नहीं दे पाती हैं और सरकार बदल जाती है तो कंपनियों का डिस्करेजमेंट होता है। इस वजह से भी ये इंडिया पीछे होता चला जा रहा है। देखिए, आखिरी शब्द यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसके डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हमने कोई सिद्धांत सीख लिया और बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ आया ही नहीं और फिर जिंदगी में जब उतरे तो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना इतनी तेज़ी से क्यों आगे बढ़ गया है और हम लोग इतना पीछे क्यों रह गए हैं। अपने यहाँ अगर तुष्टीकरण को छोड़ दिया जाए, वोट बैंक की राजनीति को छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा अपने यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इंडिया 25 साल बाद कहाँ पे होना चाहिए और उसके लिए हमें कैसे काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जो यूथ है उसे भी यह सोच कर चलना होगा कि हम सरकार के भरोसे नहीं हैं, हमें अपना रास्ता खुद निकालना होगा। और एक ये कड़वा सच है कि अगर वाकई में हमें इंडिया को अपने वर्ल्ड लेवल पे आगे ले जाना है तो फिर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन को आगे लाना होगा। ठीक है, आप सरकारी नौकरी करवा के अपने देश को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।